मैं आपसे अपील करता हूं कि आप सब मिलके कांग्रेस पार्टी को जिताइए, मिलजुल के काम करिए। चाहे कुछ भी छोटे मोटे कुछ आपके पास मतभेद भी हो, उस मतभेद को निकाल दो। इस ऑफिस है, ये बड़ा महत्व देश के इतिहास में रखता है और इस ऑफिस से ही जो कोई नेता निकला वो देश के आजादी के लिए लड़ा और हमें खुशी है, गर्व है कि बाबू राजेंद्र प्रसाद जी इस देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। वो इसी जगह से बने और यहाँ के लड़ाई से बने। तो आज ऐसे पवित्र जगह पे हम आए हैं और समय की कमी होने के कारण ज्यादा बात भी नहीं कर सकते क्योंकि हम ऑल पार्टी की मीटिंग में हमको जाना है। तो मैं दोस्तों आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, हम सारे विपक्ष पार्टी के लोग हम एक होना और मिलके आने वाले 224 में लड़ना। और इसलिए राहुल गांधी जी ने पहला कदम उठाया। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। पिछले वीडियो में मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आकलन अंक ज्योतिष के माध्यम से किया था। आज मैं उनकी चंद्र कुंडली के माध्यम से उनके ग्रहों का आकलन करूं, क्योंकि उनका जन्म समय उपलब्ध नहीं है। इस वजह से मैं चंद्र कुंडली को आधार बनाकर उनके ग्रहों की स्थिति के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आने वाले चुनाव में भले ही वो 2023 के नवंबर दिसंबर में हो या 2024 के नियत समय पे, चंद्र कुंडली के माध्यम से ग्रहों के बलाबल और चल रही संभावित दशा अंतरदशा को माध्यम बनाकर मैं आप लोगों के सामने खड़गे जी की कुंडली का फलादेश करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मैं आपको उनकी कुंडली पे लेके चलता हूं। ये खड़गे जी की कुंडली है, 21 जुलाई 1942, बिदर, कर्नाटका। समय इनका हमें मालूम नहीं है, इसलिए मैंने चंद्र कुंडली को आधार बनाया है यहाँ, यानी चंद्र कुंडली को आधार बनाकर कुछ बातें आपको बताने की कोशिश करूंगा और इनके ग्रहों को समझने की कोशिश करूंगा कि ग्रहों में कितनी शक्ति है, ग्रह कौन कौन से नक्षत्र में है और ग्रहों का उन नक्षत्रों में होने का क्या मतलब है। इससे दो काम होंगे, एक ज्योतिष के ज्ञान के भूखों के लिए यहाँ कुछ मसाला होगा और कुंडली की शक्ति को समझने में मदद मिलेगी। कुंडली निश्चित तौर पे शक्तिशाली है क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष बन चुके हैं वो, तो उनकी कुंडली कमजोर है ये सोचना तो संभव नहीं। चंद्र कुंडली को अगर थोड़ा सा हम आकलन करने की कोशिश करें तो चंद्र कुंडली का दशमेश चंद्रमा बैठा हुआ है प्रथम भाव में, तो दशम भाव का लॉर्ड प्रथम भाव में यहाँ बैठना राजयोग सृष्टि करता है। दशम में सूर्य निश्चित तौर पे सूर्य को बहुत मजबूत बनाता है। सूर्य एकादशेष है, एकादशेष होकर दशम में बैठा हुआ। मंगल और राहु दोनों एकादश स्थान पे बैठे हुए हैं और दोनों ही ग्रह एकादश स्थान पे अच्छा फल करते हैं। शुक्र, बुध और गुरु तीनों नवम में है। बुध की तो ये स्वराशि है, शुक्र मित्र राशि में है और गुरु भले ही अपनी शत्रु राशि में है क्योंकि गुरु बुध को अपना शत्रु मानते हैं और पंचधा मैत्री चक्र में गुरु बुध के परम शत्रु बने हुए और बुध शत्रु बने हुए। खैर ये स्थिति आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, हम ग्रहों का नक्षत्र फल समझने की कोशिश करें। सूर्य पुष्य नक्षत्र में है। पुष्य नक्षत्र जो है सिंगल लाइन में अगर आप इस नक्षत्र को समझने की कोशिश करें तो ये सोशल रिफॉर्मर नक्षत्र होता है।
और शनि नेचर से सामाजिक है और शनि जनता का कारक होता है। ग्रह इस नक्षत्र में हो तो समाज के लिए वो जातक कुछ करना चाहता है। बुध सूर्य के बाद बुध पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र होता है और बुध का गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में होना जातक कुछ सीखने को आग्रही होता है, जातक ज्ञान पिपासु होता है। और पुनर का मतलब होता है घूम फिर के एक जगह पर आना, और वसु का मतलब होता है ईश्वर। तो इसे आप ईश्वर का नक्षत्र या ईश्वर से संबंध बनता हुआ समझ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर दूसरों की नकारात्मकता को हीलिंग करने की शक्ति होती है। शुक्र मृगशिरा नक्षत्र में है। मृगशिरा नक्षत्र का मतलब होता है एनर्जी, तो एनर्जेटिक है इस उम्र में भी। मंगल सिंह राशि में है और मघा नक्षत्र में। मघा नक्षत्र के बारे में आप सुनकर थोड़ा आश्चर्य होंगे। मघा नक्षत्र में दो ग्रह है, एक राहु, राहु सिंह राशि में मघा नक्षत्र में है, और मंगल सिंह राशि में है मघा नक्षत्र। केतु के बारे में एक सिंगल लाइन आपको मैं बता रहा हूं। मघा हैज फाइनली अटेन द सीट ऑफ पावर, और मघा नक्षत्र सिंह राशि में होता है। सिंह राशि राजा की राशि होती है, और मघा नक्षत्र जो है वो सिंहासन है जिसपे इंसान बैठना चाहता है। इट्स कॉल्ड द रॉयल सीट ऑफ पावर। तो मंगल और राहु का मघा नक्षत्र में होना इन्हें बड़ी सीट, बड़ा सिंहासन, बड़ी गद्दी का योग बनाता है। जाहिर है वो पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, ये योग ये इंडिकेट करता है। गुरु आर्द्रा नक्षत्र में है। आर्द्रा या राहु राजनीति का कारक होता है, और आर्द्रा नक्षत्र जो होता है इमोशनल नक्षत्र होता है। आर्द्रा नक्षत्र में जन्म हो, कोई ग्रह आर्द्रा नक्षत्र में हो, उसकी दशा अंतरदशा में जातक रो पड़ता है छोटी छोटी बातों पे, या इमोशनल होकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, दूसरों के दुख तकलीफ को समझता है। आर्द्रा नक्षत्र का व्यक्ति या ग्रह की दशा अंतरदशा जब आर्द्रा नक्षत्र में होती है तो जातक दूसरों के दुख में दुखी होता है। ध्यान रहे आपको इस बात का कि वो दुखी होने का नाटक नहीं करता है, सचमुच दुखी होता है। शनि रोहिणी नक्षत्र में है। रोहिणी नक्षत्र अट्रैक्शन का, ग्लैमर का नक्षत्र है, और रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि में, शनि वृषभ राशि में बैठे हुए हैं रोहिणी नक्षत्र में। शनि मेटेरियलिस्टिक यानी वास्तववादी ग्रह है, और रोहिणी नक्षत्र भी काफी वास्तववादी नक्षत्र होता है। और रोहिणी नक्षत्र जो है इमोशनल भी होता है, क्योंकि ये फेमिनिन नक्षत्र है, चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा का संबंध माता से, ममता से, मर्सी से जुड़ता है। चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में है। जाहिर है चंद्रमा का चित्रा नक्षत्र में होना इनके नेचर को सबसे ज्यादा रिवील करता है। और चित्रा नक्षत्र का जो सिंबल है वो है रुद्र का तांडव, शिव का तांडव। चित्रा मंगल का नक्षत्र है जो कि इनके अंदर एनर्जी की वृद्धि करता है, काफी एनर्जेटिक ये हैं। ऐसा जातक काफी बुद्धिमान होता है और इंटेलेक्चुअल होता है। चित्रा नक्षत्र में जन्मे जातक प्रतियोगिता, तर्क वितर्क और आर्गुमेंट में काफी एनर्जेटिक होते हैं। और चित्रा नक्षत्र में जन्मा जातक यानी चंद्रमा अगर चित्रा नक्षत्र में है तो ऐसा जातक ड्राइवर सीट में बैठना चाहता है, यानी वो गाड़ी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है। राहु मघा नक्षत्र में है। मघा नक्षत्र का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। केतु शतभिषा नक्षत्र में। शतभिषा नक्षत्र जो है वो ताल ठोकने वाला नक्षत्र है, यानी कैसी भी लड़ाई, कैसे भी युद्ध के सम्मुखीन हो जाए, ऐसा व्यक्ति पलट के ताल ठोकता है अपने विरोधी के खिलाफ। जातक अच्छा थिंकर होता है और अपनी बात को रखना जानता है वो किस प्रकार से रखनी है। और शतभिषा नक्षत्र के अंदर नाम और अथॉरिटी प्राप्ति का संकेत होता है। ये इनके ग्रहों के नक्षत्र में होने की स्थिति आपको मैंने बताई।
अब मैं इनके ग्रहों की शक्ति आपको बताने की कोशिश करता हूं। शनि वृष राशि में है, भिन्नाष्टक वर्ग में 5 बिंदु हैं। 4 से ज्यादा बिंदु किसी भी ग्रह को भिन्नाष्टक वर्ग में मजबूत बना देते हैं। गुरु मिथुन राशि में, गुरु को भी 5 बिंदु मिले हुए। मंगल सिंह राशि में है, मंगल को भी 5 बिंदु मिले हुए। आप देख सकते हैं यहां 3 2 5। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि भिन्नाष्टक वर्ग में किसी भी ग्रह को मैक्सिमम 8 बिंदु मिलते हैं। 4 बिंदु हो तो ग्रह बैलेंस्ड होता है, और 4 से ज्यादा हो तो ग्रह शक्तिशाली होता है, 4 से कम हो तो ग्रह कमजोर माना जाता है। लेकिन ग्रह को अगर एक बिंदु मिल जाए या कोई भी बिंदु ना मिले तो वह भिन्नाष्टक वर्ग में बहुत ज्यादा कमजोर होता है। तो मंगल को 5 बिंदु मिले हुए हैं। सूर्य कर्क राशि में है, सूर्य को 3 बिंदु मिले हुए। शुक्र मिथुन राशि में है, शुक्र को भी 5 बिंदु मिले हुए हैं। बुध मिथुन राशि में है, बुध को भी 5 बिंदु मिले हुए हैं। चंद्रमा कन्या राशि में है, चंद्रमा को 6 बिंदु मिले हुए हैं। और लग्न का विचार नहीं करूंगा क्योंकि इनकी लग्न कौन सी है, इनका जन्म समय ना होने की वजह से वो हम नहीं बोल पा रहे। अब आप ये मत कहिएगा कि बीटीआर क्यों नहीं कर ले रहे, बीटीआर ऐसे नहीं होता है। आप लोगों को गलत फहमी है कि एक ज्योतिष अपने आप बैठ के बीटीआर कर लेगा। जब तक जातक जुड़ता नहीं है तब तक बीटीआर नहीं होता। अष्टक वर्ग यहां देखना एक्चुअली यूजलेस है, क्योंकि अष्टक वर्ग का विचार यानी सर्वाष्टक वर्ग का विचार लग्न से होता है, तो इसको छोड़ देते हैं। यहां देखते हैं ग्रहों की स्थिति। सूर्य हर्षित अवस्था में है, कमजोर है लेकिन सूर्य हर्षित अवस्था में है। बुध स्वस्थ है, शुक्र शांत अवस्था में है, मंगल हर्षित अवस्था में है, गुरु शांत अवस्था में है, शनि हर्षित अवस्था में है, चंद्रमा शांत अवस्था में है, राहु और केतु पीड़ित अवस्था में है। लेकिन फिर भी राहु मघा नक्षत्र में होने के कारण और मंगल मघा नक्षत्र में होने के कारण राजगद्दी देने की क्षमता रखता है, क्योंकि राहु का नक्षत्र बहुत फेवरेबल है। षडबल में ग्रहों की शक्ति को समझने की कोशिश करें तो सूर्य सबसे ज्यादा बली है। इष्ट फल सूर्य का 40.08, कष्ट फल 16-23, तो सूर्य सबसे ज्यादा मजबूत है। और शुक्र 39-45, इष्ट फल कष्ट फल है 20-40, तो शुक्र सबसे ज्यादा मजबूत है सूर्य के बाद। और तीसरे नंबर पे इष्ट फल 24-33 गुरु का, और कष्ट फल 17-47, तो 3 ग्रह षडबल में बहुत मजबूत है। शनि कमजोर दिखता है इष्ट फल में, कष्ट फल 45-6 ज्यादा है। तो इनकी जिंदगी काफी कष्टप्रद रही है राजनीति की शुरुआत में और जिंदगी की शुरुआत में। तो ये ग्रहों की स्थिति है यहाँ। तो इसका कंक्लूजन तो मैं नहीं दूंगा, मैंने आपको ग्रहों की स्थिति ताकत आपके सामने रख दी है। आपको ध्यान में रखना है कि ये अध्यक्ष है इस वक्त भारतवर्ष की राष्ट्रीय पार्टी के, और र्यूमर जैसे सुनने में आ रहे हैं कि इनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी बना दिया जा सकता है, हो सकता है, जैसे अचानक मनमोहन सिंह जी को बना दिया गया था। हालांकि मनमोहन सिंह जी को चुनाव के बाद बनाया गया था, और इनको हो सकता है चुनाव के पहले बना दिया जाए। लग्न के अनुसार मैं आपको बता दूं कि अगर राहु या मंगल की अंतर्दशा इनको मिली इस वक्त, अगर इनकी सही लगन हमें मिल जाए तो फिर आप ये मान के चलिए कि ये सत्ता के बहुत करीब होंगे। पीएम भले ना बन पाए, लेकिन इनके ग्रहों की स्थिति काफी स्ट्रांग है। राहु केतु के अलावा सभी ग्रह इनके हर्षित या शांत मुद्रा में। इनको खूब संभवतः शुक्र की महादशा चल रही, क्योंकि चंद्र लगन को आधार अगर बनाए, मान लीजिए तुला लगन है तो इनकी शुक्र की महादशा चल रही है। अब लगन थोड़ी इधर उधर भी हुई तो मंगल और राहु की अंतर्दशा इनको मिल सकती है। मान लीजिए इनकी धनु लगन है, अगर धनु लगन है तो शुक्र की महादशा में इनको मंगल की अंतर्दशा इस वक्त चल रही है फरवरी 2023 से। तो मंगल और राहु अप्रैल 2024 से राहु की अंतर्दशा चलेगी, तो ये समय इनके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है।
आई होप ये आकलन आपको अच्छा लगेगा। इसमें मैंने कोई फलादेश विशेष नहीं किया है, ग्रहों की शक्ति उठाकर आपके सामने रखी है कि खड़गे जी की कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है और ग्रहों में ताकत क्या है। बस ये एक्सप्लेन किया है मैंने आपके सामने। भिन्न अष्टक वर्ग में ज्यादातर ग्रह इनके स्ट्रांग है, ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। बाकी देखते हैं आने वाले समय पे क्या होता है। तो ये था खड़गे जी की कुंडली का आकलन। और ऐसे नेताओं की कुंडली जिनका जन्म समय उपलब्ध नहीं है लेकिन जन्म तारीख उपलब्ध है, उनकी कुंडली का आकलन भी मैं आप लोगों के सामने उनकी चंद्र कुंडली के माध्यम से रखूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपनी भावनाओं को यहाँ व्यक्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।